बख्तियार खिलजी, एक ऐसा क्रूर आक्रमणकारी जो हर जंग जीतता जा रहा था, परंतु एक दिन उसे एक ऐसी बीमारी लगी जिसका कोई इलाज नहीं कर पा रहा था। सारे हकीम जवाब दे चुके थे और खिलजी किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से अपना इलाज नहीं करवाना चाहता था। अंततः मृत्यु के डर से उसने नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य से अपना इलाज कराया। परंतु इसके बाद क्यों खिलजी ने पूरी नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी? आखिर ऐसा क्या हुआ? वैसे क्या सच में खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया? क्योंकि हमें कुछ सबूत ऐसे भी मिलते हैं जो बताते हैं कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने जलाया, क्योंकि नालंदा एक बौद्धिक विश्वविद्यालय थी। तो क्या यह बात सच है? आज से करीब 1600 साल पहले भारत में एक ऐसी विश्वविद्यालय थी जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। पूरे दुनिया भर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 1,500 से ज्यादा आचार्य मौजूद थे। पर इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना इतना भी आसान नहीं था। माना जाता है कि 90% लोग यहाँ जाने में असफल हो जाते थे, क्योंकि यहाँ एंट्रेंस एग्जाम भी होता था। माना जाता है कि यहाँ के गेटकीपर को दुनिया की विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था और कोई भी विद्यार्थी यहाँ प्रवेश लेने आता तो वह गेटकीपर उसी की भाषा में उससे प्रश्न पूछते और सही उत्तर देने पर ही उन्हें प्रवेश की अनुमति होती थी। सोचिए, आज से कई 100 साल पहले वहाँ के गेटकीपर्स को ही इतना नॉलेज था कि वे अलग अलग भाषा बोल और समझ सकते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी यहाँ की लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय। माना जाता है कि यहाँ के पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा किताबें थीं। ये किताबें इतनी ज्यादा थीं कि जब नालंदा को जलाया गया तो ये किताबें लगभग 3 महीनों तक जलती रहीं। तो आखिर इस महान विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया और किसने इसे बर्बाद किया, और अभी के टाइम पर नालंदा को पुनर्जीवित करने का क्या प्रयास चल रहा है? तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के निर्माण से लेकर विध्वंस तक की कहानी, वो भी सही प्रमाणों के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक जरूर करें। जाता है कि आज से हजारों साल पहले बुद्ध के प्रवचन से प्रभावित होकर 500 व्यापारियों के एक समूह ने गौतम बुद्ध को एक बहुत बड़ा क्षेत्र उपहार में दिया जहां बहुत सारे आम के पेड़ थे, और यहीं बैठकर बुद्ध ने कई वर्षों तक लोगों को उपदेश दिए और इस वन को तपोवन कहा जाने लगा। और आगे चलकर इसी जमीन पर वो बीज बोए गए जिसने दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटी को जन्म दिया। समय बीता और आया भारत का गोल्डन एज यानी कि गुप्ता साम्राज्य। गुप्ता सम्राटों ने संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा दिया, और इसी माहौल में इस छोटी सी आध्यात्मिक भूमि को एक विशाल विद्यापीठ में बदलने की योजना बनी। गुप्ता साम्राज्य के वंशज कुमार गुप्ता ने पहली बार 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, और धीरे धीरे नालंदा एक साधारण शिक्षण स्थल से बढ़कर विश्व स्तरीय विद्यापीठ बन गया, जहां 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे, जिनमें भारत के साथ ही साथ तिब्बत, चीन, कोरिया, सुमात्रा, जावा, म्यांमार, पर्शिया जैसे देशों के भी विद्यार्थी शामिल थे। और इन्हें शिक्षा देने के लिए लगभग 1500 से 2000 शिक्षक थे जो विश्व स्तरीय ज्ञान रखते थे, जिन्हें शीलभद्र, धर्मपाल, शांति रक्षित और नागार्जुन जैसे उपाधि दी जाती थी। ये विश्वविद्यालय लगभग 120 एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें 11 बड़े विहार यानी कि हॉस्टल ब्लॉक थे, साथ ही 6 विशाल मंदिर, क्लासरूम, तालाबें और बड़ी बड़ी दीवारें थीं। लेकिन यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत थी यहाँ की लाइब्रेरी, जिसमें 90 लाख से भी अधिक पुस्तकें थीं। इस 9 मंजिला लाइब्रेरी को 3 भागों में बांटा गया था: रत्न सागर, रत्नादधि और रत्नरंजक, जिसमें विभिन्न विषयों की किताबें थीं, जैसे गणित, खगोल, वास्तुशास्त्र, व्याकरण, तंत्र, तत्वज्ञान, योग, ज्योतिष आदि। इस विश्वविद्यालय में ये सभी विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ की शिक्षा काफी प्रभावशाली थी। माना जाता है कि नालंदा का खाद्य भंडार और खर्च पास के 200 गांवों से आता था। दरअसल यहाँ के आचार्य गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे और उन्हीं से जो मिलता उसी से नालंदा विश्वविद्यालय चलता। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के आचार्य चाहते थे कि शिक्षा और राजनीति को एक दूसरे से दूर रखा जाए।
इसलिए वे राजा से कुछ नहीं लेते थे। आज के जमाने के हिसाब से उनकी सोच हमसे कहीं ज्यादा आगे थी। यहाँ पढ़े हुए विद्यार्थियों का नाम भी विश्व प्रसिद्ध हुआ। हम भारतीय जिस जीरो शून्य की उत्पत्ति का श्रेय महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट को देते हैं, वे भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़े थे। साथ ही नागार्जुन और धर्मकीर्ति जैसे महान लोग भी यहीं से पढ़े थे। इनके साथ ही प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भी यहीं से पढ़े थे। ये दर्शाता है कि नालंदा का नाम भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था, इसकी ख्याति पूरे विश्व तक फैली हुई थी, खासकर चीन और तिब्बत जैसे देशों में। नालंदा का असली इतिहास भी हमें शुअनजांग नामक चीनी ट्रैवलर द्वारा मिलती है। शुअनजांग अपनी किताब ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स में बताते हैं कि वे 630 AD में नालंदा आए। जैसे ही वे नालंदा के विशाल द्वारों से गुजरे, उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी साधारण स्थान पर नहीं आए, बल्कि एक ऐसे ज्ञान साम्राज्य में प्रवेश कर रहे हैं जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं। उन्होंने नालंदा में लगभग 10 वर्ष बिताए और उन्हीं के लेख से हमें पता चला कि नालंदा में 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक थे। वे बताते हैं कि नालंदा का माहौल सिर्फ शिक्षा का नहीं, बल्कि बौद्धिक युद्ध का था, जहां दैनिक शास्त्रार्थ यानी कि डिबेट्स होते थे। विद्यार्थी एक दूसरे से सवाल करते, जवाब देते, परंपराओं पर प्रश्न उठाते और दर्शन के गहरे पहलुओं को चुनौती देते थे। ह्वेनसांग स्वयं नालंदा में शास्त्रार्थ जीतकर प्रसिद्ध हुए थे और उन्होंने यहाँ से हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर चीन वापसी की। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर आज चीन और जापान में महायान बौद्ध धर्म की संरचना दिखाई देती है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज जिस ज्ञान को हम नया समझते हैं, शायद वह आज से कई हजार साल पहले ही मौजूद था, बस इतिहास की धूल ने उसे दबा दिया और इसी धूल में नालंदा भी दब गई। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं नालंदा के विध्वंस का इतिहास, कि क्यों इस ज्ञान के केंद्र को आग में फूंक दिया गया। माना जाता है कि नालंदा को सन 1193 में जलाया गया, लेकिन उसकी पतन की तैयारी 200 साल पहले ही शुरू हो गई थी। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच धीरे धीरे इसके पतन की कहानी लिखी जा रही थी। यह वह समय था जब भारत में बौद्ध धर्म अपनी शक्ति खो रहा था और राजनीतिक सांस्कृतिक परिस्थितियां बदल रही थी। 10वीं 11वीं शताब्दी में भारत में बौद्ध धर्म पर तांत्रिक ट्रेडिशंस का प्रभाव बढ़ने लगा। तांत्रिक बौद्ध साधनाएं नालंदा, ओदंतपुरी और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में मुख्य धारा बनने लगी। चीन और तिब्बत के कई स्रोतों में लिखा है कि नालंदा के कुछ हिस्सों में तंत्र रिचुअल्स बढ़ गए थे, जिससे समाज में कुछ विरोध और भ्रम फैला। इस बदलाव ने नालंदा की प्रतिष्ठा पर हल्का असर डाला और फिर धीरे धीरे गांव से मिलने वाला दान भी कम होने लगा, जिसके बाद नालंदा पाला राजाओं पर निर्भर थी। लेकिन कुछ सालों के बाद पाला डायनेस्टी के राजा धर्मपाल ने लगभग 800 AD के आसपास विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया, जिसके बाद पाला ने नालंदा की तुलना में विक्रमशिला को अधिक आर्थिक और राजनीतिक समर्थन देना शुरू किया। इससे नालंदा की